नमस्कार, आप सभी का स्वागत न्यूज नाइट में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज नाइट में आपको बताएंगे दिन भर खबरों में क्या कुछ आज खास रहा है। और सबसे पहले बात अगर की जाए उन राज्यों की जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, तो लगातार अगर देखा जाए प्रचार जो है अपने चरम पर नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें, उन्होंने हमने देखा पश्चिम बंगाल में आज चुनाव प्रचार किया और उसके साथ साथ बताया कि किस तरीके से बंगाल में अभी तक एक भय का माहौल है, जंगल राज नजर आता है। लेकिन वहीं बीजेपी से आस है, जनता को एक जो भरोसा है वो भी इसके साथ नजर आ रहा है। इसके अलावा बाकी राज्यों की अगर बात की जाए जहां पर चुनाव होने हैं, वहां भी लगातार हमने देखा आज दिन भर किस तरीके से ना सिर्फ रैलियां, जनसभाएं और रोड शो की अगर बात की जाए वो लगातार देखने को मिले। इसके अलावा भी खबरों पे और क्या कुछ खास है बताएंगे आपको, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, कहा शक्ति पूजा की धरती से खत्म होंगे निर्मम अत्याचार। संवैधानिक संस्थानों के अपमान को लेकर ममता बनर्जी को घेरा, महिलाओं से किया महिला आरक्षण कानून का समर्थन करने का आह्वान। चुनावी राज्यों में धुआंधार प्रचार, केरलम में अमित शाह ने किया रोड शो और जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी किया प्रचार। असम में राहुल गांधी ने मांगे वोट। प्रचार के दौरान भाषा की मर्यादा भूली ममता। तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर स्टालिन और धर्मेंद्र प्रधान आमने सामने। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आरोप पर भड़के हिमंता बिस्वा शर्मा दंपति करेंगे कानूनी कार्रवाई, कहा राजनीति से प्रेरित आरोप कांग्रेस की हताशा और घबराहट की निशानी। देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की आपूर्ति सामान्य, आसानी से मिल रहे हैं छोटे सिलेंडर। पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सलाह। विदेश में फंसे नागरिकों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने जताई प्रतिबद्धता। देश के बंदरगाहों ने कार्गो प्रबंधन में बनाया नया कीर्तिमान। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 915.17 मिलियन टन कार्गो का प्रबंधन, 7.06% की वृद्धि के साथ लक्ष्य को किया पार। और ईरान पर फिर भड़के ट्रंप, हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोलने पर नर्क में धकेलने की दी धमकी। मंगलवार को पावर प्लांट और पुलों पर हमला करने की चेतावनी। और आइए न्यूज नाइट की शुरुआत करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों के साथ, यानी सबसे पहले बात करते हैं जनादेश की। और जनादेश में पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में कूच बिहार से राज्य विधानसभा के चुनाव प्रचार की शुरुआत की। राज्य में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल सरकार के कुशासन पर जमकर प्रहार किया। साथ ही ममता सरकार को घुसपैठियों का हितैषी बताया। साथ ही पीएम ने कहा कि इस बार बंगाल में भाजपा की महाविजय पक्की है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल के रण में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार को कट, कमीशन और करप्शन के मुद्दे पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की कट मनी संस्कृति और भय का मुकाबला करने के लिए लोगों के पास भाजपा का भरोसा है। पीएम मोदी सबसे ज्यादा मुखर तृणमूल सरकार के घुसपैठियों को आश्रय देने के मुद्दे पर रहे और उनके घोषणा पत्र के नाम इश्तेहार को लेकर भी राजनीतिक प्रहार किया। 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। आपको भूलना नहीं है, यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है कि एक खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। तुष्टीकरण का ऐसा घिनौना खेल बंगाल के सम्मान और बंगाल की संस्कृति को मिटाने का ऐसा षड्यंत्र, लेकिन अब बहुत हो गया। अब बंगाल की पहचान बदलने वालों की विदाई
बंगाल ने तय कर ली है। पीएम मोदी ने कहा कि तृणमूल के सिंडिकेट से घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा है, जिससे बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में खतरनाक जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने तृणमूल के एसआईआर का विरोध किए जाने पर कहा कि वे ऐसा सिर्फ अवैध नागरिकों को बचाने के लिए कर रहे हैं। भारत सरकार घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने के लिए काम कर रही है। भारत ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देश इस समय गैर कानूनी घुसपैठियों को अपने यहां से निकाल रहे हैं। बड़े बड़े देश निकाल रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, बंगाल में टीएमसी सरकार घुसपैठियों के बचाव में लगी है। इसलिए ये तृणमूल वाले एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की निर्मम सरकार लोकतंत्र को लहूलुहान कर रही है। उन्होंने मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना का जिक्र किया और कहा कि केवल टीएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट हो जाता है। इन विषयों का तथ्यात्मक आधार के ऊपर उत्तर और वास्तविक स्वरूप हम आपके समक्ष रखेंगे। सर्वप्रथम हम यह याद दिलाना चाहते हैं कि वह कांग्रेस पार्टी जो हिंदू धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है, क्योंकि तमिलनाडु में उन्होंने रेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस की थी, वो कांग्रेस पार्टी जो हिंदू धर्म विध्वंसक घुसपैठिया संरक्षक है, जिनकी राजमाता ने 16 वर्ष तक भारत का पासपोर्ट नहीं रखा और विदेशी पासपोर्ट पर राजमाता मतदाता बन गई थी, और उनके कुल गौरव या कुल घालक वर्तमान कांग्रेस के सर्वोच्च नेता सर्वाधिक विदेश में भ्रमण करते हैं, यानी जिनके पासपोर्ट पे सबसे ज्यादा ठप्पे हैं, और सर्वाधिक भारत विरोधी शक्तियों के साथ गलबैयां करते हैं, और जिनके प्रदेश अध्यक्ष और असम कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेता श्री गौरव गोगोई के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर पाकिस्तान के साथ एक दुरभिसंधि का गंभीर आरोप चल रहा है, उस कांग्रेस पार्टी ने आज हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के ऊपर निराधार, तथ्यहीन और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाने का अत्यंत निंदनीय और गिरा हुआ काम किया है। इस विषय पे मैं बिंदुवार आपको उत्तर देने का और स्थिति को स्पष्ट करने का तथ्य रखता हूं। सर्वप्रथम जो दस्तावेज उन्होंने जारी किए हैं उसमें जो सरनेम है वो गलत लिखे, उसमें SHAR में शर्मा लिखा है, जबकि श्री हेमंत बिश्व शर्मा का स्पेलिंग SARMA है। पहली गलती। जो फोटो है वो जो वास्तविकता में UID के लिए तुरंत फोटो खींची जाती वो ना देखकर एक पब्लिक फिगर की पब्लिक डोमेन में जो फोटोएं अवेलेबल हैं उन फोटोओं से लगती है। UAE ID जो दिखाया गया है वो सर्वथा गलत दिखाया जा रहा है। आईडी का जो क्रम है जो जन्म के अपेक्षित वर्ष से कनेक्ट होता है वो मैच खाता नहीं दिख रहा है। UID में जन्म का वर्ष के साथ कनेक्शन होता है। नेशनैलिटी इजिप्शियन दिखाई गई है। एंटीगुआ और बारबुडा का पासपोर्ट दिखाया गया है और प्रिंटेड फील्ड में MRZ के बीच में जो एक्सपायरी डेट है वो उससे मैच नहीं खाती है। प्रिंटेड फील्ड और MRZ के बीच के पासपोर्ट नंबर के बीच में मैचिंग नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक ऐसी है कि इजिप्शियन की स्पेलिंग EGYPTAINN लिखी हुई है और जो अरबी संदर्भ में भी गलत है। टाइटल डीड का जो QR है
वो किसी भी असली रिकॉर्ड से मैच नहीं खाता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनगढ़ंत मनोहर कहानियां रचकर चुनाव के ऐन मौके पर अपनी तय हार का स्वरूप बदलने का एक खौफ, खिसियाहट और बौखलाहट भरा यह प्रयास है। और इसको गंभीरता से लेते हुए मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं जो उन्होंने आज जारी किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी की पत्नी रिंकू भुयन शर्मा जी का जो उन्होंने आईडी नंबर जारी किया है, वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं और आप ध्यान से सुन सकते हैं। वो ये है जो उन्होंने जारी किया है। आईडी नंबर क्या है? 7841996556 555749888। अभी रिपीट कर रहे हैं, अपने आप रिपीट होगा। ये एक इजिप्ट के नागरिक जिसका पासपोर्ट गायब हो गया था। अब देखिए, फिर रिपीट कर रहा हूं, अब देखिए, फिर से देखिए, 7841996555749888। यही उन्होंने तथाकथित रूप से हेमंता बिस्व शर्मा जी की पत्नी के काल्पनिक मनगढ़ंत फर्जी पासपोर्ट पर दिखाया है और यह नंबर वास्तविकता में इस पासपोर्ट का है। यह एक इजिप्ट का नागरिक है जिसका नाम है अशरफ अब्दुल कादिर अब्दुल समद हुसैन, और इसने 28 मार्च को यह ट्वीट किया हुआ है कि उसका पासपोर्ट खो गया है। और यह कांग्रेस के जो अर्बन नक्सल अल्ट्रा लेफ्ट के लोग जो सिर्फ भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो इतने बड़े मूर्ख चक्र चूड़ामणि हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि आईडी में जो नेक्स्ट नंबर होता है वो डेट ऑफ बर्थ से कनेक्टेड होता है। तो श्रीमती हेमंता बिस्व शर्मा जी की डेट ऑफ बर्थ 1973 है ईयर, और चूंकि इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है 10/7/1996, तो 784 के बाद 1996 लिखा है और इसीलिए नेशनलिटी इजिप्शियन लिखी है। मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद, हल्का, छिछला आरोप लगाने में भी उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जमीनी धरातल ही खाली नहीं हो गया है, कांग्रेस का ऊपरी माला भी खाली है। मतलब एक कहावत हमने सुनी होगी, नकल में भी अकल चाहिए। यह नकल करने में भी अकल का इस्तेमाल नहीं करते, किसी ने भी दे दिया। अब दूसरी बात बताता हूं, इन्होंने स्टेट ऑफ वार्मिंग की जिस कंपनी का उल्लेख किया है, जरा उसके गठन की डेट देखिए, 3 अप्रैल 10:26, यानी 2 दिन पहले। अद्भुत। मतलब एक कोई कंपनी गठित की जाएगी जिसका कि आपको दुरुपयोग करना मात्र 36 घंटे पहले, और आप उसको लाकर दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस कंपनी से कोई बड़ा भारी कारोबार हो रहा था। मुझे लगता तो यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी सीधे तौर पर कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरीके से पवन खेड़ा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान असम मुख्यमंत्री की पत्नी पर आरोप लगाए थे, और इस दौरान जो दस्तावेज दिखाए गए थे, जो प्रमाण दिखाए गए थे, उनकी सच्चाई क्या है वो यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी दिखाते नजर आए। और उन्होंने बताया ना सिर्फ ये दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि मूर्खतापूर्ण यहाँ नजर आता है। फिलहाल बुलेटिन में हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज नाइट में। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा को महिलाओं की पहली पसंद बताया। पीएम ने कहा कि एनडीए सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। पीएम ने लोकसभा में महिला आरक्षण कानून से संबंधित विचार के लिए 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद के विशेष सत्र बुलाने का भी उल्लेख किया। साथ ही पीएम ने देश के लोगों को आश्वस्त किया कि जिन भी राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण करने का काम किया है, उन्हें लोकसभा सीटों का नुकसान नहीं होगा। हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देने का कानून बनाया था। पश्चिम बंगाल सहित देश भर की बहनों को 2029 के 2029 के लोकसभा चुनाव से ही इसका फायदा मिले, अब ये सुनिश्चित करने का प्रयास है। इसलिए सरकार ने 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र रखा है। माताओं बहनों का यह हक 40 साल से लटका हुआ है। अब और ज्यादा देरी ठीक नहीं है। और हाँ साथियों, मैं कूच बिहार से देश के सभी राज्यों को फिर भरोसा दिलाता हूं कि जिन भी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, उनको सीटों के विषय में कोई नुकसान नहीं होगा, सभी का फायदा ही होगा। सभी राज्यों की भागीदारी और सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो सभी राज्यों की भागीदारी और उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। और उससे पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बताया कि एनडीए सरकार में जो महिला सशक्तिकरण है वो हमने देखा है और उस पर लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही जो एक भरोसा कहीं ना कहीं नजर आता है। फिर ना सिर्फ महिलाओं की बात की जाए, युवाओं की हम बात करें, गरीबों की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, हर किसी के लिए। और उसी वजह से अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी में घबराहट भी है। और हमारा जो आज का विशेष है वो यही, टीएमसी के गढ़ में पीएम मोदी की जो गर्जना है, इसके किस तरीके से इसको हम देख भी सकते हैं, क्योंकि एक घबराहट टीएमसी में यहाँ नजर आ रही है। और आज इस पर हम चर्चा करेंगे विशेष में, टीएमसी के गढ़ में पीएम मोदी की गर्जना। जिस तरीके से आज वहाँ पीएम मोदी की जो गूंज है वो सुनाई दी है, उसको लेकर आखिर क्यों एक घबराहट जो है टीएमसी में नजर आ रही है, इसको लेकर कई सवाल खड़े भी होते हैं। और हमारे साथ एक खास पैनल फिलहाल जुड़ चुका है हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आपको बता दें, हमारे साथ माधवी अग्रवाल जी जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा की। साथ ही संजय चक्रवर्ती जी हैं, टीएमसी नेता, और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ नाइट में। सबसे पहले माधवी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल की जब हम बात कर रहे हैं तो आखिर किस वजह से एक परिवर्तन चुनाव वहाँ पे खासतौर से माना जा रहा है? एक ना सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन, एक बदलाव का चुनाव लगातार कहा जा रहा है। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने टीएमसी सरकार को यहाँ पर घेरा और बताया कि कैसे भय का माहौल है, जंगल राज है, ऐसे में भरोसा बीजेपी पर आखिर क्यों जनता का नजर आता है? देखिए मुकुल जी, ऐसा है कि एक परिवर्तन हुआ था जब ममता बनर्जी ने वामफ्रंट को हटाया था। 34 वर्षों का एक लंबा शासन था और लोग त्रस्त हो गए थे। उनकी जो नीतियां थी, उनकी रक्तरंजित राजनीति की जो पॉलिसी थी, लोगों के घरों में उपद्रव मचाना और जो उद्योग धंधों पर पूरी तरीके से विराम लगा देना, ये एक बंगाल की जो है वो एक बंगाल का एक पैटर्न बन गया था, जिससे निजात पाने के लिए लोगों ने ममता बनर्जी जी का चुनाव किया। लेकिन आज वही परिवर्तन फिर से बंगाल चाह रहा है। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि एक लंबे
कालखंड को जीने के बाद पश्चिम बंगाल में जो परिवर्तन ममता बनर्जी के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ लोगों ने परिवर्तन किया था, उस परिवर्तन का उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं कर पाई ममता बनर्जी। और आज पश्चिम बंगाल में जो है 6000 से ज्यादा उद्योग धंधे जो है वो बंद हो गए। ताँत के मामले में जो ताँत की साड़ियां पूरे विश्व में विख्यात थी, आज वो ताँती जो है वो अपना काम छोड़ चुके हैं। जिस चीजों के लिए खास करके चावल के उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल प्रथम नंबर पे था, वो आज तीसरे चौथे नंबर पर आ गया है। शिक्षा के मामले में भी पतन हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में फिर से एक परिवर्तन हो और वो परिवर्तन ऐसा हो जो लोगों के साथ न्याय कर सके। इसी परिवर्तन का नाम लेकर और मांग के साथ बंगाल की जनता भी परिवर्तन चाहती है और भारतीय जनता पार्टी भी लोगों के इस सोच को और एक सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि लोगों के साथ होकर उनके इन सारे विकल्पों पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतर सके। चलिए, बिल्कुल उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं, लेकिन संजय जी आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से लगातार जो आरोप लगे हैं, घुसपैठ को बढ़ावा दिए जाने की बात कही जाए या हर वर्ग के साथ अन्याय की बात की जाए और खासतौर से महिला सुरक्षा को लेकर आज हमने देखा पीएम मोदी एक बार फिर से मुखर होते हुए नजर आए। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार। ये गर्जना और गरजते हुए ये सारी चीजें, ये शब्द बड़े सुनते हैं, हर चरण में सुनते रहते हैं। आज गरजे, वहां गरजे, बरसे और बिल्कुल बरस पड़े पूरी तरीके से। और ये जो बातें हैं, जिस तरीके से बातें करते रहते हैं, ये पिछली बार भी अब की बार दीदी ओ दीदी, अब की बार 200 पार और ये वो। सर ग्राउंड रिपोर्ट पे जाइए। अगर यहाँ के प्रवक्ता लोग जो है जैसे बोलते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पे एक बार चले जाइए, वहाँ पे एक बार रिपोर्टिंग देखिए, समझ में आ जाएगा ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और किस तरीके से हमारी एक तरफा जीत है। और अगर इन लोगों की हालत इतनी खराब है इस समय कि बाकायदा जो है बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड से लोगों को ले जाकर के फॉर्म 6 भरवा करके उनकी वोटिंग बढ़वाई जा रही है और बाकायदा ये पकड़ा जा चुका है। लेकिन संजय जी, एसआईआर को लेकर तो टीएमसी लगातार विरोध करती आई। वही तो बोल रहा हूं ना, यही तो हो रहा है। एसआईआर को लेकर के विरोध करते आए, इसीलिए करते आए क्योंकि वहां पे बाकायदा देखिए, सबसे पहले एफआईआर शुरू होने के पहले शुभेंदु अधिकारी का पहला बयान आया था 1,20,00,000 तो वोट काटे जाएंगे। लेकिन अब जो स्थिति सामने आई है, टीएमसी के नेता हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो कि जनता को डराते धमकाते नजर आते हैं, कहते हैं कि टीएमसी को वोट देना होगा। सर ये पहली बात तो ये है, ये टोटल बेकार है, बकवास बातें हैं कि टीएमसी को वोट देना होगा, जनता को डराते हैं। सर 80 से 86% जनता को डरा देंगे। लेकिन पुलिस ने तो गिरफ्तार भी किया उनको। सर मैं एक बात बताऊं, ये कहाँ नहीं होता ये जी। हमने खुद देखा है आपके उपचुनाव में, रामपुर में, अयोध्या में किस तरीके से। यानी उसको आप जायज मानते हैं और मानते हैं कि वाकई टीएमसी की गुंडाई देखने को मिलती है। ये गुंडाई होती है, हर जगह पे गुंडाई करते हैं लोग, लेकिन बंगाल में आखिर क्यों, कब तक ये गुंडागर्दी? देखिए जनता तो डरी हुई है वहां पर। कहाँ नहीं होती, पहले ये बताइए, क्या बिहार में? देखिए चुनाव पश्चिम बंगाल में, मैं तो वहीं की बात कर रहा हूँ अभी। बिहार, मैं फिर से आपको मैं देश की बात कर रहा हूँ जी। मैं देशवासी हूँ, मैं पूरा देश के लिए बात करूंगा जब बात करूंगा। लेकिन पहले बंगाल की तो बात कर लें, जहां पर जनता डरी हुई है, सहमी हुई है ना। मैंने कहा ना कि अगर आप जीत रहे हैं चुनाव, तो आपको जो है 28 फरवरी के बाद से आपको अभी क्यों जरूरत पड़ रही है फॉर्म 6 बाहरी लोगों का भरवाने की? क्यों जरूरत पड़ रही है जी? क्यों इस तरीके से जो है आज देश के अंदर इतना विकट समस्या है? अभी जो है कुवैत से 20 लाशें आई हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पे जो है जो बात आप संजय जी कर रहे हैं उसका प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है। टीएमसी आखिर क्यों मुखर होकर नहीं वो प्रमाण सामने देती है? पूरा वीडियो सामने है सर, सोशल मीडिया। जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ उस पर आप जिक्र भी नहीं करना चाहते हैं। नहीं, आप न्यूज चैनल नहीं दिखाते तो ये बात अलग है, लेकिन सोशल मीडिया में तो पूरी तरीके से वो छाया हुआ है। टीएमसी तो देखिए कई बार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमें नहीं लगता कि उसको दिखाना भी चाहिए, जो कि अपने आप में अशोभनीय भाषा, अमर्यादित भाषा। क्या वो टीवी दिखाएंगे? और क्या वाकई अब पार्टी जो है, राजनीतिक दल है, वो तय करेंगे कि एक टीवी चैनल जो है, न्यूज चैनल जो है, किस तरह की भाषा परोस रहा है, क्या कुछ दिखा रहा है? शेखर अय्यर जी, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई राजनीतिक दल जो है उनका ये एजेंडा हो गया है कि हमें जो परोसना है वो बस जनता तक पहुंचे, फिर चाहे उसके लिए हमें किसी भी कहीं भी जाना पड़े, किसी भी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े? अमर्यादित भाषा क्या होती है? 80-20 जी बिल्कुल। संजय जी आ रहा हूँ, पहले शेखर अय्यर जी से मैं थोड़ा सा उनसे भी यहाँ चर्चा में शामिल कर लूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये मर्यादित भाषा है, ये सब ये सारी। शेखर जी किस तरीके से आप देखते हैं? मुकुल जी देखिए 2021
से लेकर पिछले 5 साल में लगातार जिस तरह डोमिनेट करते आए हैं ममता पिछले 15 साल में, 21 से और 26 बीच में, क्या ममता सरकार की गवर्नेंस में कुछ बदलाव आया है? बंगाल में कोई बड़ी तरक्की हुई है? बंगाल के लोग क्या बहुत खुश है? अगर इतना खुश है तो एसआईआर को लेकर क्यों इतनी राजनीति हो रही है? अगर एसआईआर में अन्य प्रदेश के लोगों को अंदर लाया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, कोलकाता हाई कोर्ट मॉनिटर्ड ट्राइब्यूनल्स को क्यों काम करने नहीं दिया जा रहा है? मल्डा जैसे घटना क्यों हो रही है? देखिए, बात यह है, कहीं ना कहीं ममता और बाकी तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व को लग रहा है कि अभी भी उनको लग रहा है कि पूरा वो डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन खिसक रहा है। लेकिन कितना खिसेगा क्या? क्योंकि पिछले बार 200 के ऊपर था, 200 के ऊपर सीटें जीते थे, वहां तो 294 सीट्स है। अब उनको लग रहा है कि भाई बीजेपी पिछले चुनाव में 77 जीते थे, क्या वो 77 से सीट बढ़ जाएगी? क्योंकि देखिए, ममता के लिए प्रॉब्लम यही है कि जब तक अपने आप को एक विक्टिम के रूप में प्रोजेक्ट ना करे, और इसलिए वो मौका देख रहे हैं, ये जो हिंसा घटना हो रहे हैं, इसमें जो जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इससे क्या क्या कोशिश हो रही है? भाई किसी तरह ऐसा एक सिचुएशन बना दो ताकि सुप्रीम कोर्ट में ये दबाव डाल दो। और जितने नाम हटे हैं, एक बात मुकुल जी, सबको पता है, जो नाम हटे ज्यादातर नाम किनका है? जो मर चुके हैं, जो वहां स्थानीय लोग नहीं है, और जो भी बाकी रह गए हैं उनको वेरिफिकेशन हो रहा है। लेकिन इतना देर क्यों हुआ एसआईआर को? ये एसआईआर कौन होने नहीं दिया था? किसकी कोऑपरेशन नहीं हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये लगाना पड़ा, डायरेक्टिव देना पड़ा, भाई कोऑपरेट करो। तो ये सारे जो चीजें हैं, देखिए, और शेखर जी, सिर्फ एक मामले में नहीं, सुप्रीम कोर्ट को हम देखते हैं कई बार दखल देना पड़ा है। कानून व्यवस्था की बात की जाए, महिला सुरक्षा की बात की जाए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन माधवी जी, क्या वाकई जिस तरीके से संजय जी अभी जिक्र कर रहे थे कि गुंडाई तो हर जगह होती है, यानी उसको तो वो मान रहे हैं कि टीएमसी गुंडाई करती है, लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री जब ये कहती हैं कि टीएमसी है तो आप सेफ हैं, वरना आपको भुगतना होगा, आपको फिर पता चल जाएगा कि आगे क्या होता है, इस तरह की धमकी जब दी जाती है, तो फिर जो बाकी नेता हैं, बाकी कार्यकर्ता हैं, उनसे क्या उम्मीद की? देखिए मुकुल जी, मैं जल्दी से समझाने का प्रयास करूंगी। दरअसल बात ऐसी है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही जिस तरीके से इसका विरोध करना शुरू किया था और एक भ्रम पैदा करने की कोशिश इनकी तरफ से, इनकी पूरे टीएमसी की तरफ से जो है पूरे बंगाल भर में शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से हाहाकार मच गया था और बहुत से लोग जो है वो रातों रात भागने भी लगे थे, जिनके पास में कच्चे कागज थे, जो बॉर्डर पार करके आ गए थे। लेकिन आप ये देखिए कि इनकी सारी जितनी भी भ्रम फैलाने की जो स्थिति थी ना, वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाई। ये चाहते थे कि यहाँ पर जो है पूरा एकदम गृह युद्ध छिड़ जाए और लोगों में अराजकता, भ्रम की स्थिति के कारण लोगों में जो है आपस में इतना हलचल हो जाए ताकि यहाँ पे हिंसा भड़क जाए। लेकिन वो इसमें बार बार, क्योंकि इन सारी, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो बंगाल की स्थिति से केंद्र सरकार और एक तरीके से देखा जा सकता है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से अवगत है, क्योंकि इनका ऐतिहासिक जो स्थिति रही है इन सारे पार्टियों की, वो बंगाल को किस तरीके से तकलीफ देती है चुनाव के पहले, चुनाव के बाद। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर बहुत ही तकनीकी तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से उन सारी चीजों को, उन सारी गतिविधियों पर जो है नजर रखी जा रही थी। तो ये सक्सेस नहीं हो पाई कि वो जो चाहती थी लोगों में एक भ्रम पैदा करके जो यहाँ पे द्वंद्व पैदा कर दे या फिर यहाँ पे हिंसा भड़का दे, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो इस क्रिया में बार बार वो कुछ ऐसा नया बोलने की कोशिश करती है तो लोग उत्तेजित हो जाए। इसी क्रम में उन्होंने संजय जी, क्या वाकई यही स्थिति है जिसका जिक्र माधवी जी कर रही हैं कि कोशिश की जाती है कैसे भ्रम फैलाया जाए, भय फैलाया जाए, कैसे लोगों को उकसाया जाए? देखिए, पहली बात ये है कि असल बात क्या है, इन लोग खुद भ्रम में है। ये इतनी भ्रमित है कि अभी तक जो है बंगाल में ये पंचायत चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव लेकर, विधानसभा चुनाव लेकर के, उपचुनाव लेकर के कभी जीत नहीं पाए। ये हमेशा हारते रहे। और जो इन्होंने 78-77 सीटें पिछली बार जो जीती थी, वो सिर्फ इस भ्रम में जीत गई थी क्योंकि 303 सीटें लोकसभा के जीत चुके थे। और उस भगदड़ में टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम के जो है बहुत सारे बड़े बड़े नेता बीजेपी को ज्वाइन कर गए थे और उसमें 77 में से 48 सीट लोग ऐसे थे जो बाहरी लोग थे, जो लोग जीते थे। ठीक है ना। और दूसरी बात ये है, अगर हम जीते होते, अगर इन्होंने यही भ्रम फैलाया था लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में ये 18 से 12 पे उतर के आ गए, हम जो है बस 22 से 29 में चले गए। ये भ्रम फैलाने की स्थिति इनकी है।
सबसे यानी आपका ये मानना है कि टीएमसी की तरफ से कोई भ्रम या भय जो है उस तरह का माहौल नहीं है। शेखर जी, अंतिम प्रक्रिया आपसे मैं यहाँ लेना चाहूंगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है? जी शेखर जी। देखिए, जो ममता की अभी कोशिश क्या है कि भाई किसी तरह जो चुनावी की जो प्रक्रिया है उसमें भ्रम फैलाओ, और जो चुनाव में जो कर्मचारी है वो तो राज्य सरकार के हैं, उनको भी विभिन्न रूप से धमका जा रहा है जी भाई आप ज्यादा इलेक्शन कमीशन ये मत करो, हाँ, क्योंकि हम फिर वापस हम ही आएंगे। ये ओपन थ्रेट है, ये थ्रेट पहले भी दे चुके हैं। देखिए, तृणमूल का जो मॉडल है ना, जो चुनाव जीतना, वो एकदम ऐसे ही है जो बात ममता करती थी वामपंथियों के बारे में जी 2011 से पहले, वही स्टाइल है। एक प्रकार के एक साइंटिफिक सिस्टम है। जो ममता बनर्जी वामपंथियों को कहती थी भाई ये भी डराते धमकाते, जो लोग उनको वोट नहीं करते उन्हें वोट करने नहीं देते, वही मॉडल है यहाँ पे। यानी जिस मॉडल को लेकर आप सत्ता में आए उसी को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी वजह से शायद जो जनता है वो इस बार बदलाव की उम्मीद कर रही है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, माधवी जी और संजय जी, शेखर अय्यर जी। तो किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो चुनावी संग्राम है इस बार का और दिलचस्प होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। न्यूज़ नाइट में जल्द हाजिर होते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ हमारी टीम नहीं जीती, पूरा देश जीत गया। उस पर हर खिलाड़ी और हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन ये जीत अचानक नहीं आई। वर्ल्ड कप के दौरान कोच और हमारा सपोर्ट स्टाफ हर टीम के आंकड़े और स्टैट्स इकट्ठा करते थे। इन्हीं आंकड़ों से हम रणनीति बनाते थे और फिर मैदान पर उतरकर उसे सच कर दिखाते थे। ठीक इसी तरह देश में जनगणना 2027 शुरू होने वाली है। जब एन्यूमरेटर आपके घर आए, उनका स्वागत करें। वो आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपके जवाबों से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े। फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं, ताकि हर जन तक पहुंचे प्रगति और विकास। इसीलिए जब एन्यूमरेटर आपके घर आए तो उन्हें सही और सटीक जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे सही रणनीति से मैच जीता जाता है, वैसे ही सही आंकड़ों से देश आगे बढ़ता है। हमारी जनगणना, हमारा विकास। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज नाइट में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, देश के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव जहां चरम पर है, वहीं वादे और दावों के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। इस चुनावी राज्यों में कैसे हर एक दिन एक चुनावी पारा जो हम कह सकते हैं वो हमें बढ़ता हुआ नजर आता है, और क्या कुछ आज का दिन इस चुनावी माहौल में कैसा रहा, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विभिन्न दलों के नेता व कार्यकर्ता प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को केरलम में भाजपा के प्रचार अभियान की कमान संभाली। कोझिकोड में विशाल रोड शो के साथ ही एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम में जनसभाओं को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब केरलम में एनडीए सरकार बनाने की बारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरलम के इडुक्की में जनसभा को संबोधित करते हुए एलडीएफ और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हम ऐसे केरल की रचना करना चाहते हैं जहां केरल के युवा को अपने ही प्रदेश केरल में 100% नौकरी मिल जाए, ऐसे केरल की रचना करनी। ये एलडीएफ कम्युनिस्ट पार्टी पूरी दुनिया में समाप्त हो गई, और यूडीएफ जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है वो पूरे देश में समाप्त हो रहा है। पूरा देश
आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हम अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम युवाओं, स्टार्टअप्स और उद्यमियों का समर्थन कर रहे हैं तथा पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर भाषा की मर्यादा को लांघती नजर आई। असंसदीय और अमर्यादित भाषा के साथ केंद्रीय बलों को लेकर उनकी भड़काऊ बयानबाजी चर्चा का विषय है। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद की एक रैली में ईवीएम को लेकर केंद्रीय बलों के खिलाफ लोगों में संदेह पैदा करती नजर आई। ईवीएम मेशिन যখন চেক করবেন ভিভিপ্যাট যেন থাকে এটা দেখে রাখবেন। আর ভোট হয়ে গেলেই ওরা কিন্তু অনেক দিন টাইম পাবে। রাতের বেলায় অন্ধকার করে শুধু সিআরপিএফ কে দিয়ে পাহারা দিয়ে আর সেন্ট্রাল ফোর্স কে দিয়ে পাহারা দিয়ে ভেতরে যাতে মেশিন চেঞ্জ করতে না পারে সেই জন্য 24 ঘন্টা পাহারা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং নজর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। विपक्ष का कहना है कि इस तरह की लगातार टिप्पणियां बंगाल में मतदान के दौरान हिंसा रोकने के लिए तैनात बलों के खिलाफ आम लोगों को भड़काने के समान है। सवाल उठ रहा है कि अगर आगे कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। भाजपा का दावा है कि इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल की जनता खुद मैदान में है और लोग राज्य में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ निर्णायक वोट देंगे। स्पष्ट रूप में मैं कह सकता हूँ, इस बार जब चुनाव हो जाएगा 4 मई को भारतीय जनता पार्टी की शासन आ जाएगी। भय मुक्त बंगाल चाहिए, नारी अत्याचार मुक्त बंगाल चाहिए, युवा विरोधी बंगाल मुक्त चाहिए। असम विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने डिमोरिया विधानसभा क्षेत्र के तहत गुवाहाटी के पाथरकोइरी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में राज्य में विकास को गति मिली। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बिस्वनाथ में जनसभा कर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। वो आसाम जो पिछड़ा हुआ था, वो आसाम जो कटा फटा था, दूर दराज के इलाके में जाना मुश्किल होता था, आज उस आसाम को विकास की नई ऊंचाइयों को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। असम में कांग्रेस पार्टी ने 5 निर्णय आपके हित के लिए लिए हैं और हमने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है टी वर्कर्स को 450 रुपए दिन के हम देने वाले हैं। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत भाषा मॉडल को लेकर सियासी विवाद छिड़ गया है। एमके स्टालिन ने कहा कि ये नीति असल में हिंदी थोपने का प्रयास है और इससे तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का नुकसान होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एमके स्टालिन राजनीति कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि केवल हिंदी पढ़ाई जाएगी। प्रत्येक राज्य के निवासियों को अपनी मातृभाषा पढ़ाई जाएगी और इसके अतिरिक्त छात्रों को एक अन्य भारतीय भाषा चुनने का विकल्प मिलेगा। पुदुचेरी में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कराईकल में पार्टी के लिए प्रचार किया। उधर विधानसभा चुनावों और उपचुनाव के मद्देनजर सख्त निगरानी और प्रवर्तन के लिए बड़ी मात्रा में अवैध सामग्री की जब्ती सामने आई है। निर्वाचन आयोग की सख्त निगरानी में अब तक 651.51 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री जब्त की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब असम की सियासत की भी बात कर लेते हैं, जहां चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है तेज हो चला है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि वह किसी भी तरह की झूठी और दुर्भावनापूर्ण राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बयानों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी है और बीजेपी ने इसे लेकर प्रेस वार्ता भी की। असम में चुनावी सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने और अपने परिवार पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आरोपों को झूठा, बेबुनियाद और राजनीतिक साजिश करार दिया है। दरअसल पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनके पास 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 3 पासपोर्ट हैं। One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt,
living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? पवन खेड़ा के इन आरोपों पर मुख्यमंत्री ने तुरंत जवाब देते हुए साफ कर दिया कि सच्चाई अदालत में सामने आएगी। मेरी पत्नी और मैं अगले 48 घंटों के भीतर पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और दीवानी दोनों तरह के मानहानि के मुकदमे दायर करेंगे। उनके इन गैर जिम्मेदाराना और मानहानि करने वाले बयानों के लिए उन्हें पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा के बयान कांग्रेस पार्टी के भीतर गहरी हताशा और घबराहट को प्रदर्शित करते हैं। असम ऐतिहासिक जनादेश की ओर निर्णायक रूप से बढ़ रहा है। ऐसे में इस तरह के हताशा भरे और निराधार हमले सिर्फ उनकी कमजोर स्थिति को उजागर करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने एक्स पर एक और पोस्ट कर पवन खेड़ा के आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से खंडन किया। उन्होंने लिखा कि जो दस्तावेज सर्कुलेट किए जा रहे हैं उनमें साफ साफ विसंगतियां दिखाई दे रही हैं। सरनेम में बेमेल, आधिकारिक शर्मा की जगह शर्मा का इस्तेमाल, फोटो संदिग्ध। ये एक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तस्वीर लगती है, न कि मानक बायोमेट्रिक कैप्चर। यूएई आईडी में विसंगतियां, आईडी सीक्वेंस अपेक्षित जन्म वर्ष पैटर्न से मेल नहीं खाता। राष्ट्रीयता में गड़बड़ी, जहां एक जगह मिस्र लिखा है वहीं MRZ में अलग देश का कोड दिख रहा है। एंटीगुआ और बारबुडा पासपोर्ट, प्रिंटेड जानकारी और MRZ में एक्सपायरी डेट मेल नहीं खाती। मिस्र पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर, प्रिंटेड जानकारी और MRZ में अलग अलग, स्पेलिंग में गलती और अरबी संदर्भ भी गलत। टाइटल डीड का QR कोड संदिग्ध, ये किसी भी प्रामाणिक रिकॉर्ड से लिंक नहीं होता। हालांकि चुनाव से पहले इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आम हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के आक्रामक रुख से साफ है कि वो इस मुद्दे को कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। डीडी न्यूज के लिए गुवाहाटी से अश्विनी मिश्र और उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट। जाना आपने चुनावी राज्यों में क्या कुछ खास रहा आज के दिन। फिलहाल न्यूज नाइट में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे ग्रीन आशा ने किया हॉर्मोन स्ट्रेट पार और क्या कुछ है ताज़ा जानकारी इसको लेकर। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज नाइट में। और आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, भारत की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत की अगर बात की जाए, इसकी बानगी नजर आई। ग्रीन आशा ने, आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया है। लगातार भारत की कूटनीतिक सफलता जो है वो हमें यहाँ नजर आ रही है, किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो भारत के जहाज हैं वो पार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये यानी ग्रीन आशा जो है, ये भारत का 9वां जहाज है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर आगे बढ़ा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से लगातार पश्चिम एशिया में तनाव जो नजर आ रहा था, और वहां पर अगर देखा जाए कई ऐसे देश जिनके जो जहाज हैं वो फंसे हुए थे, लेकिन भारत की जो कूटनीति है, जो भारत बात करता है संवाद की, उसकी एक और बानगी नजर आ रही है। ग्रीन आशा जो कि एलपीजी कैरियर है, अब ये भारत की तरफ अग्रसर हो रहा है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही कि इसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया है। तो ना सिर्फ ग्रीन आशा बल्कि इसके साथ साथ आपको बता दें, पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और इसकी सुचारू रूप से आपूर्ति भी की जा रही है। साथ ही समुद्री सुरक्षा और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सरकार ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए देखते हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री सुरक्षा और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर व्यापक तैयारियों का भरोसा दिया है। सरकार ने बताया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। ऐसे में नागरिकों को घबराकर खरीदारी से बचने की सलाह दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, जबकि खुदरा कीमतें स्थिर रखी गई हैं। पैनिक बुकिंग को रोकने, वितरण प्रणाली को सुचारू रखने और वितरकों के पास भीड़ कम करने के लिए सरकार लगातार एलपीजी बुकिंग के लिए डिजिटल माध्यम अपनाने की अपील कर रही है, जिसके चलते ऑनलाइन बुकिंग में वृद्धि हुई है और लगभग 95% बुकिंग अब डिजिटल माध्यम से हो रही है। वहीं डिलीवरी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए DAC यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड प्रणाली का उपयोग 53% से बढ़कर 90% तक पहुंच गया है। इसके अलावा 5 किलोग्राम के छोटे FTL सिलेंडरों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिन्हें बिना एड्रेस प्रूफ के खरीदा जा सकता है। सरकार के इस कदम से लोगों को बड़ी राहत मिली है। मोस्टली हम फोकस कर रहे हैं हमारे जो माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज लेवल पे आके या फिर बस स्टेशन पे या स्टॉप पेज पे आके काम करते हैं फॉर ए टाइम पीरियड, तो उनके लिए बहुत लाभवान है। बिकॉज ये 5 kg का FTL है, बहुत सुविधा से कोई भी उसको रख सकता है अपने पास। So we have launched 5 kg FTL cylinders, which is easily available at all Bharat Gas distributors ship across India. It is cost about 2,500, with just one ID proof is required, and you can get a connection any Bharat Gas distributor across the country. माहौल इस तरह से बनने की वजह से क्या हो रहा है, पैनिक बुकिंग हो जाती है कि भाई मेरे पास सिलेंडर है, मैं एक और भर के रख लूं। हालांकि गैस पर्याप्त रूप में उपलब्ध है और कहीं कोई कमी नहीं है। इन सब के बीच सरकार ने PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस के विस्तार पर भी जोर दिया। मार्च 2026 से अब तक 3.6 लाख नए कनेक्शन जोड़े गए, जबकि 3.9 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने नए कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है। राज्यों को PNG नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि वे जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती से कार्रवाई करें। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए नियमित प्रेस ब्रीफिंग। केंद्र ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें, ऊर्जा की बचत करें और अनावश्यक खरीदारी से बचें, ताकि आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। वहीं विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मंत्रालय के अनुसार 28 फरवरी से अब तक लगभग 7,02,000 यात्री विभिन्न देशों से भारत लौट चुके हैं। साथ ही ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया। वहीं पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में किसी भी भारतीय ध्वज वाले जहाज से जुड़ी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन सामान्य बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो आपको बता दें, सरकार की तरफ से लगातार ये जानकारी दी गई है कि किस तरीके से पर्याप्त उपलब्धता जो है वो देश में है, यानी स्टॉक जो है वो पूरा है।
क्या कुछ जानकारी दी गई है, उसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो आपके साथ साझा कर लेते हैं। खासतौर से सबसे पहले अगर बात की जाए पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल डीजल जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, यानी इसकी कोई कमी नहीं है। ऐसी किसी खबर पर आप ध्यान ना दें। आपको बता दें शनिवार को करीब 51 लाख से अधिक LPG रिफिल वितरित किए गए हैं। ये जानकारी साझा की गई सरकार द्वारा, यानी कल की अगर बात की जाए इस तरीके से आपूर्ति जो है वो लगातार चल रही है। और वहीं 23 मार्च 2026 से अब तक अगर हम बात करें तो करीब 6.6 लाख 5 किलोग्राम FTL सिलेंडर की जो बिक्री है वो हो चुकी है। यानी जो छोटे सिलेंडर हैं, जो 5 किलो का सिलेंडर है, उसकी बिक्री देखिए किस तरीके से लगातार जो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ना सिर्फ अगर एक दिन की भी अगर बात की जाए, यानी कल शनिवार का दिन था और यहाँ हमने देखा था करीब 90,000 से अधिक 5 किलोग्राम के जो FTL सिलेंडर है उनकी बिक्री की गई, उनकी वो बेचे गए। यानी कैसे इसकी भी जो आपूर्ति है लगातार हो रही है, जो लोग हैं उनको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और वहीं आपको बता दें 14 मार्च 2026 से अब तक करीब 78,833 मीट्रिक टन वाणिज्यिक LPG की भी बिक्री भी हुई है। वो कमर्शियल LPG जिसको लेकर बताया जा रहा था कि परेशानी है, उसकी आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर जो सप्लाई है वो ही 78,833 मीट्रिक टन इसकी बिक्री अभी तक हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर खासतौर से बात की जाए LPG की बुकिंग की, तो करीब 95% बुकिंग जो है वो डिजिटल माध्यम से हो रही है। और इसका फायदा ये है कि जो कालाबाजारी है, जमाखोरी है, उस पर भी यहाँ पर अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर आपको बता दें करीब मार्च 2026 से अब तक 3.6 लाख नए PNG कनेक्शन जो हैं वो जोड़े गए हैं, यानी लोगों को दिए गए हैं। PNG में देखिए किस तरीके से लगातार लोगों का रुझान देखने को मिला है। सरकार की कोशिश यही थी कि आप PNG कनेक्शन लीजिए, उसी की बानगी जो है वो यहाँ नजर आ रही है। और खासतौर से अगर बात की जाए ना सिर्फ PNG, बल्कि जब हम बात करें कि किस तरीके से सरकार की तरफ से जो जानकारी साझा की गई थी, 17 जहाज और करीब 460 नाविक जो हैं वो पश्चिम फारस की खाड़ी में सुरक्षित हैं, ये बताया गया था। और अभी खासतौर से जैसा हमने आपको बताया जो ग्रीन आशा है वो अब वहां से आगे बढ़ चुका है। साथ ही आपको बता दें 28 फरवरी से अब तक लगभग 7,02,000 जो यात्री है वो भारत लौटे हैं, यानी सुरक्षित वापसी जो है उनकी वो सरकार ने यहाँ पर सुनिश्चित की है। और इसके साथ साथ कई ऐसे लोग थे जो कि ईरान में भी थे, तो ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरों की सुरक्षित जो है वो स्वदेश वापस लौट आए हैं, यानी वो भी सुरक्षित तरीके से अब अपने देश लौट चुके हैं। और सरकार की प्राथमिकता यही है कि कैसे ना सिर्फ जो नागरिक हैं वो सुरक्षित रहें, बल्कि देश में किसी भी तरह की इस तरह की जो हम बात कर रहे हैं ईंधन की उपलब्धता की, वो पूरी तरीके से पर्याप्त रहे और लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल न्यूज नाइट में अब हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ हमारी टीम नहीं जीती, पूरा देश जीत गया। उस पल हर खिलाड़ी और हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन ये जीत अचानक नहीं आई। वर्ल्ड कप के दौरान कोच और हमारा सपोर्ट स्टाफ हर टीम के आंकड़े और स्टैट्स इकट्ठा करते थे। इन्हीं आंकड़ों से हम रणनीति बनाते थे और फिर मैदान पर उतरकर उसे सच कर दिखाते थे। ठीक इसी तरह देश में जनगणना 2027 शुरू होने वाली है। जब एन्यूमरेटर आपके घर आए, उनका स्वागत करें। वो आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपके जवाबों से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े। फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं, ताकि हर जन तक पहुंचे प्रगति और विकास। इसीलिए जब एन्यूमरेटर आपके घर आए तो उन्हें सही और सटीक जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे सही रणनीति से मैच जीता जाता है, वैसे ही सही आंकड़ों से देश आगे बढ़ता है। हमारी जनगणना, हमारा विकास। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज नाइट में। और आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कूच बिहार पहुंचे तो वहां पर किस तरीके से जनता ने स्वागत किया।
तो देखिए, आपने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की तस्वीरें, जहां पर हर वर्ग की अगर बात की जाए, हर आयु वर्ग की, तो हर कोई पहुंचा था प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए और एक अलग उत्साह वहां नजर आया और उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री भी। फिलहाल न्यूज़ नाइट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।